सभा की जो तवक्को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, वो उस तवक्को को और उस सपने को साकार करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच बहुत बढ़त है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक वैज्ञानिक सोच के साथ, जो हमारे संविधान में भी लिखा है, एक युवक जिसने एनवायरमेंट साइंस में ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की हो और वो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसका क्या सपना होगा। आज ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, अलग अलग अनुसंधानों की बात करते हैं, अलग अलग रूप में उस सोच को उन्होंने परिलक्षित किया जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। आपके खुद के नोएडा में अभी माननीय सुशील जी बता रहे थे कि ये एलिवेटेड रोड जितने किलोमीटर लंबी है उतने किलोमीटर एलिवेटेड रोड पूरे एशिया में कोई नहीं है। पहली एलिवेटेड रोड सिंगल पिलर पर जो खड़ी है वो नोएडा की एलिवेटेड रोड है। और उस बात के लिए हमें फक्र होना चाहिए कि हम ऐसे उस आंदोलन के हिस्सा हैं, हम एक ऐसी उस पार्टी के हिस्सा हैं जिसने वो काम केवल नारों के आधार पर वायदे कर कर नहीं बल्कि मूर्त रूप देकर जिन्होंने करने का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे हुआ जिसमें मिलिट्री के बड़े से बड़े जहाज को भी, हवाई जहाज को उतारने का काम कर दिया गया। ये उसकी गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी। तो इन तमाम चीजों के आधार पर जिसने हमेशा से एक व्यापारिक माहौल बनाने की कोशिश करने का काम किया है, मैं खासतौर से व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि 3/7 को स्थगित करने का काम मुलायम सिंह यादव करेंगे। चुंगी हटाने का काम पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव करेंगे। वैट तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश का व्यापारी नहीं कहेगा। इस बात का हौसला कर कर कहने की हिम्मत करने का काम समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव करेगा। और उसी के साथ साथ उद्योग बंधु, व्यापारी बंधु और वो तमाम लोग जिनका सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन है उनके लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को लागू करना, और पहले 2 लाख और अब 5 लाख, और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो व्यापारी दुर्घटना योजना को हम 20 लाख की सीमा तक लेकर जाएंगे। इन तमाम चीजों को करने वाला कोई पार्टी का नेता हो और उस पार्टी से व्यापारी आने में हिचकिचाहट महसूस करे, उसे लगे कि उसके लिए तो दरवाजे बंद हैं, तो वो दरवाजे खोलने का काम कौन करेगा। आज जिन लोगों का सम्मेलन है, माननीय पार्टी के अध्यक्ष जी और सुशील जी से विनम्र निवेदन के साथ, जितने हमारे पार्टी के सम्मानित साथी हैं, हम सबका सपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ को मजबूत करना है। हम एक और एक कर कर 11 कैसे बने। हम जो एक हैं, एक और एक कर कर 11 तभी बनेंगे जब तक हम नव आगंतुकों को सम्मान नहीं देंगे, उन्हें हम मंच पर या सीट बैठने की जगह नहीं देंगे, तब तक आप एक से और एक कर कर 11 नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये बात केवल इसलिए कहना चाहता हूं कि अगली बार हमारा सम्मेलन किसी भी दीपक विक जी और आवाना जी से दसवस्ता गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर इस बात के साथ कि हमारे सम्मानित व्यापारी साथियों को सम्मान के साथ अगर बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा तो अगली बार वो किस तरह से आने का काम करेंगे। इसलिए उन तमाम लोगों को हम सम्मान के साथ इस उम्मीद से कि ये हमारे आंदोलन को मजबूत करने आए। हम सबने तो मिलकर सुशील जी को लड़ाया, परंतु 17 का क्या नतीजा निकला। उस 17 के नतीजे को बदलना है, और वो भी नोएडा जैसे क्षेत्र में जहां केवल और केवल व्यापारी और उद्योगपतियों के अलावा और कौन दूसरे लोग रहते हैं। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी का जो पूरा का पूरा ढांचा है वो तो व्यापार और उद्योग के ऊपर ही आधारित है, फिर उसके ऊपर निर्भर करने वाले और दूसरे लोग यहां पर आकर जो रह रहे हैं। पर आज क्या हालात हैं, किस तरह से उन तमाम बिल्डर्स के तमाम फ्लैट जो है वो कंकाल की तरह खड़े हैं। आज आपकी क्या करे शक्ति है। और 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे एक निर्णय हुआ नोटबंदी का। मैं आजकल व्यापारी चौपाल ले रहा हूं पूरे प्रदेश में, जहां पे भी जाता हूं वहां पे एक व्यापारी चौपाल है। आज की मेरी व्यापारी चौपाल आप ही का सम्मेलन है। आप ये बात बताओ कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई, तमाम लोग लाइन में खड़े हो गए। क्या किसी बड़े उद्योगपति को लाइन में खड़े होते हुए नोएडा में देखा है आपने? आपको पता है कि नोटबंदी लागू होने से पहले दिन 400 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी के अमित शाह जी के कोऑपरेटिव बैंक में अहमदाबाद में बदल दिए गए। मालूम है आपको? आपको पता है कि 2 साल तक नोटबंदी लागू होने के बाद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप 1 पैसा भी जमा कराने जाते हैं तो बैंक की एक स्टिक से कंप्यूटर की वो हिसाब ऊपर तक पहुंच जाता है। ये कोई किसी अगर कोई भी व्यापारी हो तो व्यापारी का पहला मेरुदंड तो उसका अकाउंट ही है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 साल देगा ये बताने में कि कितनी करेंसी आई, कितने पुराने नोट आए और कितने पुराने नोट नहीं आए।
और उसके बाद 99.97 एकड़ पुराने नोट आ गए। 99.97 यानी 0.03% पुराने नोट नहीं आ पाए, जबकि पूरा नेपाल करहा रहा है इस बात के लिए, जहां अभी भी आपकी पुरानी करेंसी चलती है। तमाम एनआरआई जो हिंदुस्तान में नहीं आ सके, उनकी घरों में अभी तक भी हिंदुस्तान की पुरानी करेंसी मौजूद है। वो तमाम करेंसी जो 99.97 करेंसी आई, किस तरह से वो, कौन सा वो गठजोड़ था जिसने पीएमओ और आरबीआई और उन तमाम लोगों के साथ मिलकर उस फेक करेंसी को बदलने का काम किया। और उस बात को भी छोड़ दो, जब नोटबंदी लगी तो ये कहा गया था कि आतंकवाद खत्म होगा। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? इस पिछले 3 साल में कश्मीर और आसपास आतंकवादियों की तरफ से मरने वाले शहीदों की हमारे फौज की संख्या कई गुना बढ़ गई। ये आतंकवाद खत्म हुआ। उन्होंने कहा काला धन खत्म होगा। क्या काला धन खत्म हुआ? उन्होंने कहा 15 लाख रुपए गरीब के खाते में आएगा। क्या किसी के खाते में आया? ना नोटबंदी के बाद ये तीनों वायदे किए उन्होंने, ये तीनों वायदे खत्म नहीं हुए, परंतु व्यापारी, छोटा व्यापारी, रेडी चलाने वाला, खोखा लगाने वाला और वो तमाम छोटा व्यापारी और उसी के साथ साथ मेहनत मजदूरी करने वाला जो लाइन में खड़ा था, लाइन में खड़े खड़े लगभग 120 लोग शहीद हो गए। और हमारी लोकतंत्र में जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार की आंख में आंसू तो छेड़िए, संवेदना के लिए एक शब्द भी नहीं थे और ना ही कोई उन्हें मुआवजे के रूप में पैसा दिया गया। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो केंद्र और प्रदेश में चुनी गई सरकारें। और उसके बावजूद 8 नवंबर में, मैं इसका भी इतिहास बता दूं, दुनिया में पढ़ लेना आप, जो गूगल जानते हो, गूगल कर जहां जहां नोटबंदी दुनिया में लागू हुई, कहीं कहीं तो तुरंत ही सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा और न जाने कितनी जगह की सरकारें पलट दी गई और नहीं तो नहीं जाने कितनी जगह सरकारें अपने आप गिर गई, धाराशायी हो गई। और यह काम हिंदुस्तान की जनता भी करती, परंतु उससे पहले फैब्रिकेट कर पुलवामा आपके सिर पर लगा दिया गया। नहीं तो पुलवामा से पहले का समीकरण और पुलवामा के बाद का समीकरण, ये सब आपके पास है। और उसके 1 साल बाद फिर दोबारा जुलाई में आपके ऊपर जीएसटी लगा दिया। आप में से कितने बड़े व्यापारी होंगे आप बेहतर जानते हैं, परंतु जीएसटी लगाने के बाद कोई कानून आपको लागू करना था तो पहले उस कानून की पूरी समीक्षा कर लेते। आपने ऐसा हाल किया जैसे कि कोई 15 अगस्त 1947 में रात के समय पार्लियामेंट खुलकर हुआ था, तो वन टैक्स वन नेशन के नाम पे पार्लियामेंट खुली और उसका रात के समय कि हम तो देश को एक कर दिया हमने, कि हमने जीएसटी बना दी। जीएसटी से हमने पूरे देश को एक कर दिया। किसे फायदा पहुंचाने का काम किया? क्या छोटे व्यापारी को उससे फायदा हुआ है या परेशानी बढ़ी है? छोटे और मझोले व्यापारी की तो आफत आ गई, उसका खर्चा और बढ़ गया। जो कंप्यूटर कॉम्पिटेबल नहीं था उसे कंप्यूटर के लोग रखने पड़े, कंप्यूटर रखना पड़ा। और नोएडा तो छोड़िए, पर नोएडा से बाहर जितने भी हमारे कस्बे और छोटे गांव के लोग थे जहां कहीं बिजली नहीं आती, नेट नहीं आता, वो किस तरह से 50,000 रुपए से ज्यादा का ई-वे बिल काटने का काम करेंगे? और कोई भी अगर अपना रिठान बनाने के लिए थोड़े से कट्टे सीमेंट के और लोहे का सरिया ले ले तो ही 50,000 रुपए, और उसके बाद जीएसटी अधिकारी उसकी ट्राली रोककर कहे कि ई-वे बिल कहां है या नहीं है। और तमाम व्यापारी चौपाल में इस बात को कहता है कि हमारा 50,000 रुपए से कम का बिल, और उसका माल अगर जाता है तो ट्रांसपोर्ट नगर में जाने से पहले जीएसटी के अधिकारी हर चौराहे पर खड़े होकर चेकिंग करते हैं। ये 45,000 का माल आपने बिल में दिखाया है, झूठा है, आप पहले माल खोल कर दिखाओ कि आपके माल की कीमत 50,000 है या नहीं। बताइए मनीष जी, करते हैं नहीं करते? आपका उत्पीड़न हो रहा हो और ईमानदारी के साथ बताओ कि क्या जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी के तथाकथित अधिकारियों की रिश्वत बढ़ गई या घट गई? रिश्वत बढ़ गई हो, करप्शन बढ़ गया हो, इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा हो, हर 15 दिन बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती हो, 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट उसके अंतर्गत पिछले 4 साल में किए जा चुके हो और 1000 से ज्यादा किए गए अमेंडमेंट का जीएसटी के अधिकारियों को भी पता ना हो, और उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर की आप फाइल खोलकर व्यापारी से कहेंगे कि इस व्यापारी के फाइल की क्लियरेंस तब होगी, उस समय तो यो कानून लागू था। और ये व्यापारी कहां से पता कर आएगा कि कुछ समय कौन सा कानून था या नहीं था? आपने तो वन टैक्स वन नेशन की बात कहकर यह कहा था कि हम तो सरलीकरण कर रहे हैं। तमाम विकसित देशों में जहां जीएसटी लागू है, जीएसटी का स्लैब 2 स्लैब से ज्यादा नहीं है, जीएसटी का 5 स्लैब आपने बना दिया। और उसमें भी विसंगति इतनी कि एक के रॉ मटेरियल का रेट कुछ और है तो उसके फिनिश गुड का रेट कुछ और है। मैं
स्टेशनरी वालों के साथ व्यापारी चौपाल में बैठा था, तो उन्होंने कहा, कहने लगे जी जो रॉ मटेरियल में गत्ता और ये जो किरमिच और कागज और इन सब पे पहले 5% था, बाइंडिंग होने के बाद लेजर, कैशबुक, डायरी जो प्रिंट होने के बाद बनती है उसमें ही 5% था, परंतु अब 12% रॉ मटेरियल पे है और प्रिंटिंग के बाद लेजर पे और तमाम डायरी और उन तमाम चीजों पे आपने 18% कर दिया। तो 12 से 18 फूट कपड़ा, आप पुराना बर्तन बेचने जाओ तो 18 और नया बर्तन खरीदने जाओ तो 12। ये विसंगतियां इस तरह की आपको पहले व्यापारियों को विश्वास में लेना चाहिए था, इस बात के लिए समीक्षा कर लेनी चाहिए थी, एक स्थिर रूप में कानून को तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद कानून को लागू करना चाहिए था। आप 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट आवाना जी, कोई कानून बनाओ जिसमें 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट आ गए हो, इसका मतलब कितनी खामियां रही होंगी उसमें, क्या जल्दी थी उसे लागू करने की? लागू करने की जल्दी इसलिए थी कि आपके हाथ को काट कर बड़े लोगों को, अपने चहेते उद्योगपतियों के व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जा सके। ये कानून उनके पक्ष में था जो पहले से कंप्यूटर में अकाउंट रखते थे, जिनके पास पहले से चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके एम्प्लॉइज की लिस्ट में थे, जो जिनके कारोबार तरक्की करते चले गए, परंतु मध्यम श्रेणी के, निम्न श्रेणी के, अल्प आय वर्ग के हमारे तमाम लोगों की गर्दनों में आरा कटना शुरू हो गया। आप बताएं, उसके बाद से नोटबंदी लगी, जीएसटी लगी, तब से आज तक नोटबंदी में हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे सबकी घरों में हमारी पत्नियों ने भी जो पैसा जमा करा रखा था वो भी बिलबिला के बाहर निकल आया और उसे भी जमा करा दिया। जो कहीं दुख तकलीफ में, कहीं आफत आती थी तो वो कह देती थी देवी जी कि भाई ये पैसे मेरे पास हैं, चलो इससे मदद हो जाएगी, वो पैसा भी वहां जमा हो गया। आपका सारा पैसा बैंक में जमा हो गया, तो बैंक की तिजोरी में नहीं रखा जैसे आपने घर में रख रखा था, बैंक में पैसा जमा हुआ और वो बैंक का पैसा अकाउंट में चैनलाइज होकर उन तमाम उद्योगपतियों के पास चला गया जिनके अकाउंट एनपीए में थे। जिनके अकाउंट एनपीए में थे उनकी लिमिट बढ़ी, उनके लोन बढ़े, उन्हें भी वाइफ करने की कोशिश की गई। पर नोएडा में बैठे हुए, इस पंचायत में बैठने वाला कोई भी व्यापारी हाथ खड़ा कर बताए कि उसने अपनी बैंक की लिमिट बढ़ाई हो, उसका बैंक का ऋण बढ़ा हो। आपकी ना बैंक की लिमिट बढ़ी, आपका ना बैंक का लोन बढ़ा, आपका घर का पैसा भी चला गया। अगर आप नोटबंदी ना लागू करते तो कम से कम हम कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा का भी मुकाबला कर लेते, हमारे घर का कोई अजीज अगर बीमार था उसका इलाज करा लेते, हम किस गरीब के मुंह में टुकड़ा डालकर उसका पेट भर देते और उसके आधार पर इस समाज को चलाने की कोशिश करने का काम कर लेते। परंतु ये तमाम चीजें नहीं हुई। उसके बावजूद भी आज भी व्यापारी क्यों इस बात के लिए कह रहा है कि भाई नहीं, हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है। उस कुंठा को हम किस तरह से निकालने की कोशिश करें, उस गांठ को हम किस तरह से खोलने की कोशिश करने का काम करें। और उस गांठ को अगर खोलना है तो हमें उनके बीच में जाना होगा, उनका आत्मविश्वास जीतना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा, उन्हें इस बात का एहसास कराना होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो इमेज और जो उनकी सोच है वो बहुत व्यापक है और आप संपूर्ण रूप से समग्रता के साथ तब तक विकास नहीं कर सकते जब तक कि आप सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम ना करें। और हमारी तो सोच समाजवादी सोच है। समाजवाद का मतलब है कि आखिरी पायदान पर भी खड़े हुए उस इंसान के चेहरे पर हम किस तरह से मुस्कुराहट ला सकें। और इस समाजवादी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह ने किया, आपको ताज्जुब होगा। 1931 में उनकी फांसी लगी, 1927 में फिरोजशाह कोटला मैदान में उन तमाम क्रांतिकारियों की बैठक में एक पहला नौजवान और इंसान, विचारक, दार्शनिक था जिसने अपने संगठन का नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अंग्रेजों के बाद का भारत कैसा होगा, अंग्रेजों के बाद के भारत का स्वरूप कैसा होगा, ये अगर पहली बार किसी ने सोच रखने की कोशिश करी थी तो उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह था। आज उस शहीद का फोटो हर कोई लगाने का काम करता है, पर उसकी विचारधारा क्या थी, उसका दर्शन क्या था, उसकी सोच क्या थी, उस बात को सोचने और समझने की कोशिश नहीं करता। और उसके बाद 1978 में हिंदुस्तान की लोकसभा ने इस बात को हमारे प्रियम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में रखने का काम किया कि वी द पीपल्स ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a socialist secular democratic republic। सोशलिस्ट सेकुलर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करेंगे। 1978 में भारतीय संविधान में भी ये शामिल हुआ। और उसके बाद आज किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं उस बात की, किस तरह से लोगों को लड़ाने की कोशिश करने का काम किया जा रहा है। हम एक व्यापारिक माहौल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सुबह से शाम तक हम बैठे तो हमारे पास ग्राहक की लाइन टूटने का काम ना हो। ग्राहक कैसे आएगा? एक तो जब उसके जेब में क्रैश होगी, उसकी जेब में पैसा होगा तो ही आएगा।
दूसरा, तो अगर यहाँ पे आ ग्राहक जाओ। के मन में तनाव होगा, अगर बाजार में तनाव होगा, अगर फिजा में टेंशन होगी, अगर फिजा में नफरत होगी, अगर आपस में विद्वेष होगा, अगर उसे घर से बाहर कदम निकालते हुए ही डर लगेगा, तो वो बाजार में कैसे निकलेगा? और बाजार में नहीं निकलेगा तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? तो व्यापारी की तो पहली शर्त है कि सौहार्दता हो, पहली शर्त है मोहब्बत हो, पहली शर्त है भाईचारा हो। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के व्यापारियों से, अगर कोई मुस्लिम ग्राहक उनकी पायदान पर जाता है, दुकान पर जाता है, तो हमने तो ये सुना है कि उपभोक्ता को हम व्यापारी ईश्वर का रूप मानते हैं, वो हम